हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं राउल्ट के वाष्प दाब के नियम के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि राउल्ट का वाष्प दाब नियम क्या है या इन्होंने वाष्प दाब के संबंध में कौन सा नियम दिया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मोलरता, मोललता, इसके साथ ही जो है नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है और मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बता दिया था, और परासरण मिश्रण क्या होता है उसके बारे में बता दिया था। अब राउल्ट का नियम क्या होता है ये समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जो है अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है। देखिए, राउल्ट ने जो नियम दिया था इसके अनुसार किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब जो होता है उसमें जो अवनमन होता है, किसी विलयन में आपेक्षिक वाष्प दाब जो अवनमन होता है उस विलयन में जो विलेय होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी विलायक और विलयन, यहाँ विलायक और विलयन क्यों लिया गया है? देखिए, विलायक का मतलब यह है कि इसमें अभी कोई पदार्थ नहीं है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए, शुद्ध विलायक जो है इसमें अभी कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया गया है, ये सिर्फ शुद्ध विलायक है। और इस समय जो है इसका जो वाष्प दाब है वो PO है। और इसके बाद जो विलयन है इसमें क्या मिला दिया गया है? एक अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य। अवाष्पशील का मतलब जो आसानी से वाष्पित नहीं होगा या होगा ही नहीं, लेकिन लगभग कहिए, मतलब लगभग वाष्पित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें कुछ मिला दिया गया, अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत अपघट्य मिला दिया गया है, तब विलयन का वाष्प दाब हो जाता है PS। तो इन्होंने कहा था, अब जैसे मोलों की संख्या, तो जो मोल प्रभाज के नियम है ये पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि विलेय का मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है N/N+N। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनके जो वाष्प दाब जो राउल्ट ने नियम दिया था इसके अनुसार ये था PO माइनस PS PO। आप जो भी मानिए, यहाँ आप P1 भी मान सकते हैं, इसको P2 भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल आप ऐसे दिखाया गया है इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और इसको हमने मान लिया कि ये विलयन का वाष्प दाब है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का जो वाष्प दाब अवनमन होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है, ये उसके जो विलेय होते हैं उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? जैसे विलेय का अगर निकाल रहे हैं, दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज होता है। विलेय का विलेय के लिए होता है और विलायक का विलायक के लिए होता है। तो यहाँ क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। ये कैसे निकलता है, या पिछले वाले वीडियो में देखिए। तो जो राउल्ट ने थे उन्होंने ये नियम दिया कि जो किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है, अवनमन का मतलब होता है गिरावट। तो गिरावट कैसी होगी ये अभी बताया कि जो मान लीजिए आप एक तरफ शुद्ध विलायक ले लेते हैं और एक तरफ विलयन ले लेते हैं। शुद्ध विलायक का मतलब है कि अभी इसमें आपने क्या नहीं लिया है, एक विलेय नहीं लिया, यानी कुछ मिलाया नहीं है। जो शुद्ध विलायक है आपका ये क्या है, सिर्फ आपका विलायक है, अभी इसमें विलेय मिश्रित नहीं किया गया, नहीं मिलाया गया। लेकिन अगर आप इसमें जो है मिला दीजिए क्या, एक अवाष्पशील पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ मिला दीजिए जो वाष्पित नहीं होगा, आसानी से वाष्पित नहीं होता है, और उससे एक विलयन तैयार कर लीजिए। तो यहाँ क्या होता है, जब आप शुद्ध विलायक और विलयन लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि समान ताप पे क्या होता है, इनके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यानी जो इस पे वाष्प दाब है वो और इसके वाष्प दाब में जो इस पर वाष्प दाब है वो कम हो जाता है समान ताप पर। तो यहाँ किसका प्रभाव लग रहा है, जो पदार्थ मिलाया है, जो अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है उसका प्रभाव यहाँ पे लग रहा है। इसलिए राउल्ट के अनुसार इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे, उससे उन्होंने ये एक सूत्र निकाला था कि मान लीजिए किसी विलायक का जो वाष्प दाब है ऐसे, ये PO है, और विलयन का वाष्प दाब है PS। तो अब अगर PO जो है इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वाष्प दाब के अवनमन की बात की जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो विलायक का वाष्प दाब है ये अधिक होगा और ये गिरेगा और कहाँ चला जाएगा, PS तक चला जाएगा। यानी जो शुरुआती वाष्प दाब है उससे कम किसका हो जाएगा, विलयन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला दिया गया है, एक अवाष्पशील पदार्थ मिला गया है। जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाएगा तो वाष्प दाब में अवनमन या कमी आ जाएगी। तो इन्होंने सूत्र दिया था PO माइनस PS अपॉन PO अनुक्रमानुपाती होता है किसके, विलेय के मोल प्रभाज, यानी जो इसमें पदार्थ मिलाया गया है उसका जो मोल प्रभाज निकालेंगे
वो किसके, इसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, किसके, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के। ये था राउल्ट का नियम। अब जो है एक इसी के साथ कुछ पॉइंट जान लीजिए, जो कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, पहले इसको पूरी तरीके से नहीं बताया था, मतलब पिछली वीडियो में इसको पूरी तरीके से नहीं बताया था। इसे जान लीजिए कि क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है। क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। देखिए राउल्ट के नियम से ही समझिए क्या था। राउल्ट का नियम अभी क्या बताया था कि यदि आप किसी विलायक में क्या मिला दोगे, एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे, तो जो होता है वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जब वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ आपने शुद्ध विलायक लिया, यानी इसमें भी आपने कुछ नहीं मिलाया है, और इसके बाद आप एक विलयन तैयार करते हो जिसमें एक अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिला देते हो, तो आपका वो क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। क्योंकि जो विलयन होता है ये विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। तो जब आप शुद्ध, एक तरफ आप शुद्ध विलायक लीजिए और एक तरफ जो है आप थोड़ा सा इसमें एक विलेय मिला दीजिए, एक पदार्थ मिला दीजिए जो कि क्या होगा, अवाष्पशील होगा, यानी आसानी से वाष्पित नहीं होता है या वाष्पित नहीं होता है, तो उसकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, यानी समान ताप पर क्या होता है, वाष्प दाब जो होता है घट जाता है। यानी अगर आप इसका जो है वाष्प दाब PO मान लेते हैं और इसका PS, तो क्या होता है, PO से घटकर क्या हो जाता है, PS हो जाता है। लेकिन क्वथनांक में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि वाष्प दाब घट रहा है इसलिए क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उन्नयन का मतलब ये होता है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, यानी उन्नत होगा ये। तो अब मान लीजिए, अब शुद्ध विलायक का आप मान लेते हैं कि जिस टाइम जो है एक समान ताप पर प्रारंभिक जो होता है शुद्ध विलायक का क्या है, TO क्वथनांक है। क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिससे कोई द्रव उबलने लगेगा या वाष्पित होने लगेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो मान लीजिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, TO, और इसमें अगर आप कोई अपघट्य मिला देते हैं जो कि अवाष्पशील है, यानी वाष्पित नहीं होता है आसानी से, तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यानी मान लीजिए TO से क्या हो गया, ताप आपका T हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि क्वथनांक बढ़ रहा है तो क्या होगा, TO बड़ा होगा या T बड़ा होगा। जब अगर क्वथनांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये कम है और बढ़ के क्या हो गया, T हो गया, यानी T का मान ज़्यादा है। तो क्वथनांक का क्या हो जाएगा, उन्नयन, वो आप कैसे निकालोगे, ज़्यादा क्या है इसमें, बड़ा कौन सा है, T माइनस TO, यानी कितनी बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी हुई, इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, उससे सबसे छोटे वाले की या उससे छोटे वाले को, जो दूसरा वाला है उससे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ डेल्टा TB का मतलब है, B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वथनांक का उन्नयन होगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब वाष्प दाब का अवनमन होता है तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो यानी जितना वाष्प दाब का अवनमन होता जाएगा वो उतना ही क्वथनांक का क्या होगा, उन्नयन होता जाएगा। यानी डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी के बराबर हो जाएगा। तो कमी बताई जा रही है, इसका मतलब PO क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि कम हो जाता है कितना, PS। जब ताप वो एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो PO से क्या हो जाता है, PS। इसका मतलब हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है, यानी हिमांक में गिरावट होती है। अब जैसे वाष्प दाब में परिवर्तन के साथ यानी अवनमन के साथ क्या हो रहा है, क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है, यानी क्वथनांक बढ़ रहा है, इसका मतलब हिमांक में अवनमन हो रहा है। यानी तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हिमांक के अवनमन होने के साथ साथ क्या होगा, वाष्प दाब का भी अवनमन हो रहा है, या वाष्प दाब के अवनमन के साथ साथ हिमांक का अवनमन हो रहा है। अब हिमांक का अवनमन हो रहा है तो सेम चीज़ लीजिए, क्या माना था कि मान लीजिए शुद्ध विलायक जो हमारा है इसका तापमान हम क्या मान लेते हैं, यानी इसका हम हिमांक मान लेते हैं TO, और जो हमारा विलयन है, यानी जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो तापमान क्या हो जाएगा, T, यानी हिमांक क्या हो जाएगा, T। अब क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था तो मतलब क्या हो गया, इसका तापमान कम है और बढ़ के क्या हो गया, T हो गया। और जब अवनमन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, जो ये था, ये जो है मतलब जो प्रारंभिक तापमान है, प्रारंभिक हिमांक है पहले वाले का, यानी विलायक का है, ये क्या होगा, घट जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे इसमें क्या करते थे, जब क्वथनांक के उन्नयन की बारी आती थी तो क्या करते थे, TO माइनस T माइनस TO बराबर डेल्टा TB,
ये करते थे। क्यों? क्योंकि तापमान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अगर हमें अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उससे घटा देंगे कम वाले को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, TO माइनस T, क्योंकि पहले का तापमान ज़्यादा था, पहले का हिमांक ज़्यादा था, जो कि घट के क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसमें कमी आ गई है, अवनमन हो गया है। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन हो गया है। तो ये किसके बराबर हो गया, TO माइनस T इक्वल टू डेल्टा TF। यहाँ TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब जिस स्थिति में जो है, मतलब ऐसा तापमान या वह तापमान जिस तापमान पे कोई द्रव क्या होगा, जमने लगेगा। हिमांक का मतलब होता है जमने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। यहाँ डेल्टा TF का मतलब कि हिमांक में अंतर क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, डेल्टा TF के। अब इन्हीं दो जो है, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अणुभार ज्ञात करने का। एक होता है अणुभार ज्ञात करने का, बहुत आसान है। दोनों ही लगभग दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस केवल स्थिरांक बदल जाते हैं। देखिए, दोनों के अणुभार के लिए सूत्र होता है m बराबर होता है 1000 गुणे, पहले ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये KB हो जाएगा गुणे W स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। ये क्वथनांक की बारी हुई, यानी क्वथनांक जो स्थिरांक है उसमें जो है अणुभार ज्ञात करें। यदि आपको क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक दे दिया जाता है और आपको जो है उन्नयन में अंतर दे दिया जाता है, तो क्या होता है, मतलब आपको अणुभार फिर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ ये होता है कि m बराबर, यानी विलेय का अणुभार, यहाँ विलेय के अणुभार की बात की जा रही है, यानी m बराबर 1000 गुणे KB जो होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और ये क्या है, डेल्टा TB जो होता है ये क्वथनांक में जो अंतर आया है, यानी उन्नयन में जो अंतर आया है वो क्या होता है, डेल्टा TB होता है। स्मॉल w जो होता है ये विलेय का भार है, और कैपिटल W जो है ये विलायक का भार है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिंबल होते हैं ये आप उसी चीज़ को लेके समझिए, यानी जो प्रतीक होता है ये आप उसी चीज़ को लेके समझिए। जैसे पहले बताया था, तो पहले था जब मोल की संख्या निकाली थी तब भी मैंने स्मॉल w कैपिटल W लिख दिया, वहाँ इसको भार बताया था, इसको अणुभार बताया था, ठीक। लेकिन यहाँ इसको दूसरी तरीके से यूज किया जा रहा है, तो इसको आप सेम मत समझिएगा, बराबर मत समझिए। यहाँ सिर्फ बताया गया है कि ये विलेय का भार दिखा रहा है और ये विलायक का भार दिखा रहा है, और इसके बराबर जब इनको आप निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा अणुभार निकल जाएगा। ये किसके लिए बात की जा रही है, जब आपको क्वथनांक का उन्नयन दे रखा हो और क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक दे रखा हो। अब इसी चीज़ को आप हिमांक के अवनमन के लिए निकाल लीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे, अब क्योंकि KB था यानी हमारा जो है क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक था, अब हम क्या करेंगे, हिमांक का अवनमन स्थिरांक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, KF इंटू W विलेय का भार बटे डेल्टा TB है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा TF, यानी हिमांक का जो अवनमन होगा वो गुणे कैपिटल W विलायक का भार। इससे हमारा क्या निकल आएगा, यदि आपको हिमांक का अवनमन दे रखा होता है तब आप उससे उसका अणुभार, विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं, ठीक। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए, यदि 1 किलोग्राम विलायक में आप 1 मोल वैद्युत अपघट्य, वो भी कैसा हो, अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घुलते हो, तो जो क्वथनांक में परिवर्तन होता है उसका अंतर क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको किससे दिखा देते हैं, KB से। किसके लिए, क्वथनांक वाले में KB से दिखाते हैं। तो समझिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक एक नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, तो इसकी परिभाषा ऐसे आपको लिखनी है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक, या आप 1000 ग्राम विलायक भी लिख सकते हैं, किसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय या अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो क्या कहलाता है, यानी क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। इसका अणुभार जो है अगर आप निकालोगे ग्लूकोज का, तो क्या ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो जब अणुभार निकालने की बारी आएगी तो 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 16,
निकाल दोगे तो आपका टोटल 180 आ जाएगा। और मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अणुभार क्या है 180, यहाँ किसका अणुभार है ग्लूकोज का, क्यों क्योंकि ग्लूकोज ही हमें क्या है मिलाया जा रहा है। तो 180 जो है ग्लूकोज का अणुभार है और 12 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जा रहा है, किसमें जल में मिलाया जा रहा है। तो यदि विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री है जबकि शुद्ध विलायक यानी जब वो शुद्ध था यानी उसमें ग्लूकोज नहीं मिलाया गया था तब उसका तापमान यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री है, और जब मिला दिया गया तो जो तापमान हो गया वो क्या हो गया 100.34 डिग्री हो गया। तो जल में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए आपको अणुभार दे रखा है, मतलब ये सब जो भी दे रखा है तो एक इससे पहले जो फार्मूला बताया था m बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। तो अब अभी हमें जो भी दे रखा है अगर आप उसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे KB, क्योंकि KB पूछा गया है तो इसको यहाँ रोकिए, गुणे W कितना दे रखा है 12 ग्राम बटे डेल्टा TB का मतलब क्या होता है अंतर आपको निकालना है। आपको दोनों तापमान दे रखे हैं, आपको अंतर निकालना है, तो आप क्या करोगे डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा जो विलयन का होता है 100 माइनस 34.34 माइनस 100 कितना आ जाएगा 0.34, ये क्या है इसका TB है 0.34 गुणे कैपिटल W यानी जो हमारा जल है रखा है W बराबर जल का जो भार है वो कितना दे रखा है W बराबर कैपिटल W बराबर 100 ग्राम, इसको लिखा नहीं तो आप क्या कर दोगे यहाँ जल कितना दे रखा है हमारा 100 ग्राम। अब अगर आप इसको काटो पीटो या इसको यहाँ आप क्योंकि आपको KB निकालना है और आपको अणुभार कितना दे रखा है, इसको हटा दीजिए, अणुभार आप क्या रख दोगे M बराबर कितना दे रखा है, M कितना दे रखा है आपका 180। तो अब क्या करोगे KB को आप इधर रोको या पहले आप चलिए ठीक है KB को आप इधर रोकिए, तो जो यहाँ गुणे में हो क्या हो जाएंगे भाग में चले जाएंगे और यहाँ जो भाग में हो क्या हो जाएंगे गुणे में हो जाएंगे। ऐसे कीजिए तो कैसे होगा एक KB बराबर 180 गुणे 0.34 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 12, सॉल्व करिए। नौ 6 3 2 3 0.17 गुणा कीजिए 21 का 1 और 2 हासिल आया, गुणा कीजिए कितना आएगा 0.51। तो जल में जो है मोलल स्थिरांक कितना हो गया 0.51, ये इसका मोलल स्थिरांक आ गया।